हेलो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने बेड पर बैठकर सूटर बुन रही थी जब मैंने देखा कि मेरी जवान बेटी जहां कमरे से बाहर निकले तो अजीब तरह से लंगड़ाकर चल रही थी। मैंने कहा, ये लड़की ये क्या कर रही है, किस तरह से चल रही है? तो कहने लगी, इस तरह से नहीं चलूं तो और किस तरह से चलूं? क्या पता है मेरी हालत क्या है। दिन भर बिस्तर तोड़ती रहती है, पढ़ाई के नाम पर पूरा दिन कमरे में बैठी रहती है। मैं इसे घर की कोई काम भी नहीं करवाती और अब इसको ऐसा क्या हो गया कि इसकी चाल ही बदल गई। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। सिर्फ उसकी चाल ही नहीं, उसकी हरकतें भी बदली बदली सी थी। मुझे उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उससे ज़्यादा उसका अंदाज अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे सारे समाज के सताई हुई है। सबसे ज़्यादा परेशानी इसी को है। खैर, अभी यह सब सो रही थी कि मेरा पति कमरे से बाहर आया। मैंने कहा, आप रात को बेटियों के कमरे में सो गए थे? तो कहने लगा, हाँ, मैं उनको ट्यूशन पढ़ा रहा था तो वहीं पर सो गया, और अजीब तरह से अंगड़ाई लेने लगा। मैंने कहा, आपको जवान बेटियों के कमरे में सोने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो लगा कि आप सुबह उठकर काम धंधे पर चले गए। तो कहने लगा, नहीं, अभी काम पर जाऊंगा। वह मेरा मर्द था, मैं उसकी हरकतें पहचानती थी। अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसने बहुत अच्छे रात गुजारे हैं। मेरी बेटियां आजकल कुछ अजीब सी रहती थी। एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी, अम्मा, तुझे क्या बताएं, इस घर में क्या हो रहा है? मैंने कहा, क्या मतलब है? तो कहने लगी, यह जो बापू है ना, आंखें आंखें हमारे कमरे में सो जाता है। तुझे पता है यह हमारे साथ क्या क्या करता है? मैंने कहा, क्या करता है? तो उसने ऐसी बात बताई कि मैं अपना सर पकड़कर रह गई। उसने कहा, बापू रोज रात को हमारे साथ, मेरे पति का नाम श्याम है, मेरी मुझसे उम्र में कम था। सब कहते थे कि इतना जवान पति कहाँ से मिल गया। तो मैं कहती थी, मेरा किस्मत अच्छी है और तुम लोग क्यों जलते हो? और श्याम कहता था, उसे अपने से बड़े उम्र की औरतों में दिलचस्पी है, इसीलिए उसने मुझसे शादी की थी और मेरी ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छे गुजर रहे थे। घर था, परिवार था, अच्छा पति था, और क्या चाहिए था। उसकी कमाई भी अच्छी थी, घर में पैसों को लेकर आता, और मेरे पास कुछ पैसे भी था जो मैंने जमा किए हुए थे। मैं लोगों को कपड़े वगैरह भी सिल दिया करती थी और कुछ घर के काम काज भी किया करती थी। अपने हाथ में कुछ माल वगैरह भी होता था। बेटियों की पढ़ाई करवा रही थी। मेरी 4 बेटियां थी जिसकी उम्र एक एक साल का फर्क था, लेकिन पता नहीं चलता था क्योंकि अब चारों ही जवान हो गई थी। मेरे पति के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। हम लोग पूरे परिवार में मशहूर थे। सब कहते थे, रानी के तो भाग ही खुल गए हैं। रानी जैसी किस्मत सबकी नहीं होती। मेरा नाम रानी था। दरअसल मेरा नाम रानी था, लेकिन प्यार से लोग मुझे रानू कहते थे। मैं भी जवान और खूबसूरत थी। 4 जवान बेटियों के मन नहीं लगती थी। मेरी बेटियां भी मुझ पर ही गई थी और बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उनको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती थी, इसलिए मैं चाहती थी कि वह ज़िंदगी में कुछ बन जाए। उनकी पढ़ाई करवा रही थी ताकि वह बड़ी अफसर बन जाए। श्याम बहुत पढ़ा लिखा था। वह मेरी बेटियों को खुद ही ट्यूशन पढ़ाया करता था। पर आजकल जो इस घर में हालात चल पड़े थे वह कुछ ज़्यादा ही अजीब था। एक रात श्याम अचानक उठा और कहने लगा, मैं चलता हूँ। मैं कहा, बेटियों की पढ़ाई करवाने? टाइम कहाँ है, तुझे पता नहीं उन लोगों का टेस्ट है और क्या रात भर बैठकर पढ़ाना पड़ता है, तब कहीं जाकर अच्छे नंबर आते हैं। बड़ा कंपटीशन हो गया है। मैंने कहा, आज मौसम कितना अच्छा है और तू चल दिया उन्हें ट्यूशन पढ़ाने? उसने कहा, उनकी पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी फिक्र ना हमारे पास तो सारे ज़िंदगी पड़ी है, कभी भी खुश हो लेंगे। बेटियों का फिक्र कर, वरना वो अपने सारे काम में ऐसे ही रह जाएंगे। उसे हम सबके इतनी फिक्र है। एक दिन मैं बाजार जा रही थी तो मेरी सहेली मिली। मैंने कहा, क्या हाल है तेरा पति और तू कैसी है? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक हूँ, जिंदगी अच्छी गुजर रही है उसके साथ।
कहने लगी, अच्छा तेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरी है, पर मैंने कहा था उसके साथ ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं गुजरेगी। मैंने कहा तुझे याद है शादी वाले दिन मुझे मंडप पर उठाने के लिए आ गई थी, लेकिन देख अब मैं खुश हूँ। शादी के पहले तो 50 जगह चक्कर होते हैं लड़कों के, पर क्या फ़र्क पड़ता है, शादी के बाद बस एक के ही होके रह जाते हैं। देख यह जो मर्द होते हैं ना ऐसे ही होते हैं, आप कहाँ से एक मर्द ढूंढ कर नहीं ला सकते। अच्छा कभी भी किसी लड़की को नज़र भर को नहीं देखा ऐसा मर्द ढूंढने में, भला कोई कहाँ से ढूंढ कर लाए। वह क्या कहते हैं इंग्लिश में, एडजस्ट करना पड़ता है। वह कहने लगे, हाँ मुझे पता है कि तू बड़ी अच्छी तरह से एडजस्ट कर ली है, लेकिन यह नहीं पता था कि इतने सालों तक कर लेगी। चल अच्छी बात है, कोई अपने घर में खुश रहे तो हमें क्या। तेरा पति आंखों का बड़ा कच्चा है, उसकी आंखें बड़ी मटकी है। मैंने कहा अब नहीं ऐसा होता, अब तो मैं ही हूँ, सिर्फ अपनी उंगली में लपेट लिया है मैंने उसको। हम दोनों सहेलियों ने हंसना शुरू कर दिया, वह भी हंसने लगी। उसने कहा यह तो फिर बहुत अच्छा हुआ अगर तूने ऐसा कर लिया है, और क्या चाहिए। चल ठीक है चलती हूँ, वह घर बदल रही हूँ ना इसलिए मसरूफ़ हूँ। मैंने कहा घर बदलना तो मुझे भी बताना, मैं भी आऊँगी, तेरा घर देख लूँगी। उसने कहा तू आ जाना लेकिन अपने पति को लेकर नहीं आना। मैंने कहा क्यों, बात ये पति को लेकर क्यों न आऊँ। उसने कहा मुझे गलत ना समझना, मेरी जवान बेटी है। मैंने कहा कैसी बातें कर रही है तू, इस बात का परवाह। फिर हंसने लगी और कहने लगी, पर उसे तुझे कोई भरोसा है। मुझे नहीं, मुझे पता था कि वह मजाक कर रही है, इसीलिए मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना। मैं इस बात को मना कर दिया। एक खूबसूरत मर्द के पीछे अगर बहुत सारी लड़कियां हो तो उसमें कसूर लड़कियों का है, न कि उस मर्द का। मेरा मर्द श्याम बेटियों के कमरे में पढ़ाई करवाने के बहाने जाता और वहां बैठ जाता। मैं उसका इंतजार करती रहती जब वह कहकर जाता कि मैं जल्दी आऊँगा, लेकिन पूरे रात वह वहीं रह जाती और मुझे थकी नींद आ जाता। मैं पूछता रात भर क्या करते हो, तो कहता पढ़ाते पढ़ाते नींद आ गई, पता नहीं चला कब सुबह हो गई। मैंने कहा ऐसा भी कौन सी नींद है जो तुम्हें आ जाती है, पता है मैं जवान आदमी हूँ, मुझे ऐसी ही नींद आती है। मैंने कहा क्या, और मैं बूढ़ी हूँ। कहने लगा नहीं नहीं तुम भी जवान हो। मेरा मर्द बातें बहुत अच्छी अच्छी करता था, मैं उसके सामने कुछ नहीं बोल पाती। मैं अपनी बेटी सुषमा को लंगड़ा लंगड़ा के चलते देख रही थी, यह कोई आम बात नहीं थी। आखिर क्या मसला था। जब मैं उसे पूछा तो उसने कहने लगी कोई बात नहीं है, कहने लगी कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, और ठीक तरह से चलने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा मैंने तुझे देखा तो वह इस तरह से चल रही थी और आप कह रहे हैं कि ठीक हूँ, क्या मतलब है। तू कहने लगी कोई मतलब नहीं, मुझे नज़र नहीं मिला रही थी, शायद कोई बात थी वह छुपा रही थी। एक दिन मेरी चारों बेटियां मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी अम्मा हमने कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है, हमें आपसे बहुत लगाव है, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने उनको प्यार किया और कहा क्या हो गया है, क्या हो गया है, आज हुआ तो नहीं माँ का दिन, तुम लोग आज चारों मेरे पास आकर बैठ गई हो। तो कहने लगी नहीं, बस हमने एहसास हो गया है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने हमेशा हमारे बारे में सोचा है। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, माँ तो ऐसी होती है, माँ तो ऐसी होती है, और मुझे हमेशा ही माँ बनने का शौक़ था। तुम लोग को आज क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद मैं देखकर हैरान रह गई कि वह चारों रोने लगी, लेकिन जैसे ही श्याम वहाँ पर आया उसने उन चारों को देखा तो वह फौरन अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने कहा देखो तुम्हारी बेटियां आज कैसे रो रही है, पता नहीं इनको क्या हो गया है, लगता है इन सब ने कोई इमोशनल फिल्म देख ली है। तो वह हंस पड़ा और कहा फिल्म तो नहीं देखी, लगता है इसके दिमाग खराब हो गए हैं। उसने कहा यह बात ठीक नहीं है, बोलो आपने भी डांट दिया पीछे से। मैंने कहा तुम गुस्सा कर रहे हो। कहने लगा इसीलिए कि आज सुषमा का जन्मदिन है और यह घर में इस तरह मनहूस माहौल बनाकर बैठ गई है। सुषमा हैरान रह गई, आज तो सच में ही उसका जन्मदिन था और वह अपना जन्मदिन बहुत खुशी से मनाया करती थी, लेकिन इस बार भूल कैसे गई, और मैं भी भूल गई, कैसे भूल गई। उसने कहा लेकिन मैं नहीं भूला था, उसने एक केक हमारी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा चलो केक काटते हैं, जब हम सब का इतना ख्याल रखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा आज हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे, पर मैं तो इंतजार करती रहेगी वह बेटियों के कमरे में चला जाएगा। मैंने कहा यह पता नहीं उसके टेस्ट कब खत्म हो गए, मेरे पति को मुझसे दूर किया हुआ है। तो कहने लगा कि टेस्ट खत्म हो गए हैं तो आगे की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मेरी बातों में यह अपनी ही सहेली को बताई। उसका
घर बन गया था, मैं उसका घर देखने गई। उसने कहा कि तुझे ऐसा नहीं लगता कि वह तुझसे ज़्यादा तेरी बेटियों को प्यार करता है? मैंने कहा और तुझे क्या लगता है? यह तो सब जानते हैं कि मर्द को अपने बच्चों से ही ज़्यादा प्यार होता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो कहने लगी नहीं, यह सब थोड़ा सा अजीब है, कुछ ऐसा तो है जो तू नहीं देख रही है, पर आंखें बंद करके बैठी है। तेरी बेटियां वाला घर तुझे अपनी आंखें घर की तरह खोल कर रखना चाहिए। शायद वह जो समझाना चाह रही थी ना समझ सकी। मैं लगा कि वह यह कह रही है कि अपनी बेटियों पर नज़र रख। कि इसके बाद जो हुआ वह बहुत अजीब था। एक दिन सुषमा की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहने लगी लगता है मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे उल्टी आ रही है। मैंने कहा चल तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो कहने लगी कि नहीं नहीं, नींबू पानी पी लूँगी और ठीक हो जाऊँगी। डॉक्टर के पास नहीं जाने का दिल कर रहा है। मैंने कहा मरीज को कहाँ डॉक्टर के पास जाने का दिल करता है, डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है ना, तो क्या होगा? श्याम भी वहाँ पर आया और मैंने कहा परेशान होकर कहा इसकी तबीयत बड़ी ख़राब है और डॉक्टर के पास नहीं जा रही है। तो उसने कहा इतनी भी ख़राब नहीं है, पढ़ाई की टेंशन की वजह से इसका ऐसा हुआ है, हाथ है ऐसा हुआ है, ठीक हो जाएगा, तो परेशान नहीं हो। आगे पीछे तो वह मेरी बेटियों को बहुत फिक्र करता था, पर आज इस तरह से कहने लगा जैसे उसको कोई फिक्र नहीं है। उसने कहा छोड़ दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैंने कहा यह क्या बात हुई? तो कहने लगा जवान लड़की है, जवान बंदा है, जल्दी ठीक हो जाता है। तू चल मेरे लिए खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। श्याम मेरी बेटियों का इतना ख्याल रखता था कि उसकी यह हरकत से मुझे हिला दिया। सुषमा की फिक्र क्यों नहीं की? सुषमा की तबीयत बाकी थोड़ी देर बाद ठीक हो गई, लेकिन जब मैं उसके लिए चाय बनाकर कमरे में जाने लगे तो अंदर बैठी अपनी बेटियों की बातें सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गई। वह कह रही थी भगवान करे यह कुत्ते के मौत मरे, इसको सुकून न आए, इसको शमशान ले जाने के लिए कोई ना रहे। ऐसा बुरा आदमी हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और हमारी माँ का भी दिमाग खराब कर रखा है। यह बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। यह किसके बारे में बात कर रही है? मेरी छोटी बेटी ने कहा उसको छोड़, अपने बारे में सोच। सुषमा क्या होगा अगर माँ का यह बात पता चल गई तो वह जीते जी मर जाएगी। सुषमा कहने लगी दिल करता है मैं ही खुदकुशी कर लूँ, मैं सोच लिया है, मैं सीधे अंदर जाऊंगी और इन सबको पूछूंगी यह क्या बातें कर रही है। लेकिन इससे पहले मुझे श्याम ने बुला लिया। मैंने कहा वह हमारी बेटियां कुछ अजीब सी बात कर रही है, पता नहीं किसको कोस रही है। मैं बैठकर मुझे लगता है यह सुषमा हमसे कुछ छुपा रही है। बोल नहीं रही थी कि श्याम ने मुझे एक तोहफा दिया और कहा उसको छोड़ और मेरी तरफ देख। आज उसका मूड बहुत अच्छा था, उसकी बातों में मैं यह बात भूल गई। लेकिन सुबह सुबह बड़ी मुसीबत आ गई। सुषमा बेहोश हो चुकी थी और होश में नहीं आ रही थी। अब तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन श्याम अभी भी कह रहा था डॉक्टर के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे, मेरी बेटी के होश नहीं आ रहा। मजबूरी में उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने एक टेस्ट किया और उसके बाद घर भेज दिया। कहने लगा 4 घंटे बाद फ़ोन करके रिपोर्ट बता दूंगा। और उसके बाद तो जैसे ही हम सभी की ज़िंदगी बदल गई। डॉक्टर ने बात ही ऐसी बताई थी। जब मैं यह बात सुनी तो मैं फ़ोन रखा और सुषमा के कमरे में कदम रखा और कहा इस दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया था, तुझे आज़ादी दी थी कि तू यह सब करे। बाकी सभी मुझे हैरान से देख रहे थे, लेकिन सुषमा जानती थी मैं क्या बात कर रही थी, इसीलिए उसने सर झुका लिया। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है और उसने अपने बच्चों को ख़त्म करने के लिए गोली खाई है, जिसकी वजह से उसकी यह हालत ख़राब हुई है। लेकिन बच्चा सही सलामत है और उसे कुछ नहीं हुआ है। सुषमा भी रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा बात यह सब कुछ किसने किया है? बता यह सब कुछ किसने किया है यह बताते हैं। और मुझे मेरे कमरे में ले गई और वहाँ से जाकर उसने मुझे अकेले में अलग ही कहानी सुनाई और कहा यह सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा ऐसे कैसे, किसी और का कसूर नहीं है, बता कौन है वह लड़का, उसके साथ तेरी शादी करवाऊंगी। तो कहने लगी वह कभी शादी नहीं करेगा और वह यहाँ नहीं रहता, बस आप इस बात को ख़त्म कर दें। मैंने कहा अब यह बात इस तरह ख़त्म नहीं होगी। पर कहने लगी कि बस मेरी गलती है, मुझे जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है, चाहे वह मेरी पढ़ाई ख़त्म कर दो,
मुझे घर बैठा दो, किसी बूढ़े के साथ मेरी शादी करा दो। मैं वैसे तो उसे कोस रही थी और बहुत परेशान थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे भी ऐसा लगने लगा जैसे वह मुझसे भी ज़्यादा परेशान है। मेरी बेटी बुरी तरह रोने लगी और फिर से बेहोश हो गई। मेरा गुस्सा खत्म हो गया और वह मुझे उसकी फिक्र होने लगी। अब उसे फिर होश नहीं आ रहा था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा जो दवाई उसने खाए थे शायद उसका असर अब जाकर हुआ है। उसके बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो गई, लेकिन उसके पेट में पलने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। पता नहीं यह अच्छी खबर थी या बुरी। उसने उसे बात कर बार बार पूछ रही थी कि यह किसका पाप है, लेकिन वह नहीं बता रही थी। उसने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा था। कोई बहुत बड़ी वजह है सुषमा, तू मेरी अच्छी बेटी है, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसका ऐसी बातों में कोई ध्यान नहीं था। वह उससे बड़ी थी, खूबसूरत ही समझदार थी, फिर भी अचानक से हुआ यह सब कैसे कर सकती थी। मैं बहुत परेशान थी। जब रात हुई तो मैंने देखा कि मेरा पति मेरे कमरे में आया और आते ही मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मुझे बुरी तरह से मारने लगा। मैं चिल्लाने लगी, लेकिन मुझे कोई बचाने नहीं आ रहा था। वह मुझे से कहा था मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं हैरान थी कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया है, लेकिन वह नहीं रुक रहा था। उसने मेरी हालत खराब कर दी। अब मैं अचानक से चीख मार कर उठी। मैंने देखा कि श्याम सो रहा था और यह एक सपना था। वह भी आ गया। उसने कहा क्या हो गया? मैंने कहा कल मैंने बुरा सपना देखा है। उसने कहा तुझे अब तक इस तरह के सपने आते हैं तो इस सब के बाद भूल क्यों नहीं जाती? मैंने बताया जब मैं परेशान होती हूँ ना तो मुझे ऐसे सपने आते हैं। तू भी क्या सोचता होगा ना हमारे घर की कैसी मुसीबत है। सुषमा ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? उसने कहा मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, आजकल यह सब कुछ बहुत हो रहा है, बस तो भगवान का शुक्र अदा करके बात यहीं पर ख़त्म हो गई। उसकी हालत पहले से ठीक है और वह मामला भी ख़त्म हो गया है, नहीं तो हम किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। मैंने कहा कि अब कौन सा मुंह दिखाने के काबिल रहे हैं, पता चल जाता कि आखिर यह सब कुछ किया किसने है। उसने कहा कहाँ पता चल जाता तो क्या हो जाता, कोई भी अपनी गलती की जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होता, लेकिन तू शुक्र कर जो होना था वो हो गया। अपनी बाकी की बेटियों को संभाल कर रखना होगा। मैंने कहा कि अब उनको पढ़ाएंगे नहीं, बस इस दवा परीक्षा दिलाकर बैठकर उसके बाद सब खत्म। उसने कहा नहीं नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा तुम्हें उसे की इतनी फिक्र क्यों है? तौबा करने लगा कि फिक्र ना करूं तो क्या करूं। मैं अपनी खुशी सहेली के घर गई और परेशानी में उनको सब कुछ बता दिया। थोड़ी सी उल्टी सीधी बातें करती थी, लेकिन थी तो मेरी अच्छी सहेली, बहनों जैसी थी। उसने कहा मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ कि मसला बाहर नहीं तेरे घर के अंदर ही है। मैंने कहा तू क्या कहना चाहती है, मुझे खुलकर बता दे। उसने कहा मैं खुलकर कुछ नहीं बताना, लेकिन तुझे खुद यह सब कुछ समझना होगा। देख तेरे घर में कौन है, तेरी बेटियां कहाँ जाती है, उसके कमरे में कौन आता जाता है और कौन है जो उसके साथ यह सब कुछ कर सकता है। तुझे बहुत बारीकी से हर बात के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर यह पता कर पाएगी कि यह सब कुछ किसने किया है। नहीं तो इसी तरह सोच सोच कर ही पागल हो जाएगी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। वह ठीक कह रही थी। कोई तो ऐसी बात थी जिसको मैंने देखा नहीं। मैं आजकल बहुत परेशान थी। जब मैं एक दिन श्याम को किसी को फ़ोन पर बात करते हुए सुना तो वह कह रहा था मैं स्वर्ग में रहता हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे आसपास तो परियां ही परियां हैं। इस बात पर वह हंसने लगा। एक तरफ हमारे घर में इतना बड़ा तूफान आया था कि अभी तक कोई भी नॉर्मल नहीं हो पाया, दूसरी तरह इतना खुश होकर कैसे बातें कर रहा था। कहने लगा औरत बड़ी झाली होती है तो कोई है ही नहीं, और मेरी वाली तो बड़ी पागल है। मैं अचानक से कमरे में अंदर चली गई। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे तो कहने लगा वह मेरी मौसी थी। वह मौसी थी जो नागपुर वाली। उसने बात कह रही थी। मैं कहा आज उसको तेरी याद कैसे आ गई तो उसने
कहने लगा, बस आ गई होगी याद। साफ पता चल रहा था कि वह झूठ बोल रहा है और कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहा था। उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि उसको यह पता नहीं चला कि वह अपने रिश्तेदार के बारे में मुझे यहाँ तक कह रहा था कि वह जिंदा है, जबकि वह तो मर चुकी थी। मुझे अचानक से मेरी सहेली की बातें समझ आने लगी। वह इशारा किस तरफ कर रही थी, अब मुझे समझ आ गया। श्याम ही था जो मेरी बेटियों के कमरे में जाता था और मैं बेफिक्र होकर सो जाती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, अगर श्याम को सवाल करते तो वह झूठ बोलता। मुझे यह जानने के लिए एक बढ़िया से प्लान की ज़रूरत है, वह कमरे में क्या करता है, और मेरे दिमाग में प्लान आ चुका था। मैं सोच लिया, मैं चुपके से अपनी बेटियों के कमरे में छुप जाऊंगी। सुबह मैंने उसके कमरे में एक अलग सी अलमारी रखवा दी। वह कहने लगी, क्या माँ, इस अलमारी को यहाँ क्यों रख रही हो? तो मैंने कहा, तो बाहर जगह नहीं है, इसलिए मेरा इरादा है उसी के पीछे छुपाने का, क्योंकि अगर मैं उसके पीछे छुपा होती तो किसी को पता न चलता। मैं वहाँ पर खड़ी हूँ। शाम हुई तो आज उससे कहा, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उसके घर में जगराता है, माता रानी की पूजा है, रात वहीं गुजर जाएगी। उसने कहा, चलो तो अच्छा है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा, बड़ी परेशान हूँ इसलिए जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि वह यह सोचे कि मैं घर में नहीं होता, वह बेफिक्र हो जाए और जो भी करना चाहता है खुलकर करे। जबकि मैं शाम होते ही अलमारी के पीछे छुप गई। मेरी बेटियों ने खाना खाया और वह कमरे में बैठी थी। जैसे ही रात हुई तो वह ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। श्याम कमरे में दाखिल हुआ। इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, वह इस समय उन्हें पढ़ाया करता था, पर उसने आते ही कहा, बस करो पढ़ाई और लिखाई, काम पर लगो। मैंने कहा, यह क्या कह रहा है कि पढ़ाई बस करो? यह तो इनको आता ही पढ़ाने के लिए था। उसके बाद उसने मेरी छोटी बेटी को कहा, आज तेरी बारी है। फिर वहाँ से सब होने लगा, जो देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर को नर्क बना दिया है और मेरी बेटियों को इसने हाथों में इस्तेमाल हो रही है, इसके हाथों इस्तेमाल हो रही थी। वह मेरी बेटियों के साथ बहुत बुरा कर रहा था और मेरे ही घर में मेरी नाक के नीचे कर रहा था, और मैं यह सोचती थी कि उन्हें पढ़ाता है। मैंने अपने फ़ोन से उसकी वीडियो बना ली, क्योंकि यह ज़रूरी था। थोड़ी देर बाद हुआ वहाँ से चला गया और मेरी बेटियां बैठकर रोने लगी। इसका मतलब यह बच्चा जो सुषमा के कोख में था वह भी मेरे पति का था। आज मुझे वह दिन याद आ गया जब मैं श्याम से शादी करने का निर्णय लिया था और सब ने मुझे रोका था, मना किया था, कहा था ऐसा ना कर। मेरा पहले पति इस दुनिया से चला गया था। वह बहुत निर्दयी इंसान था, रोज़ मुझ पर हाथ उठाता था, बिना वजह मुझे मारने को लगता था, कहता था तू लड़कियां पैदा करती जा रही है और मुझे बेटा चाहिए। उसने मुझे एक दिन भी खुश नहीं रखा और मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। यह चारों बेटियां उसकी ही थी। उसके देहांत के बाद मेरी ज़िंदगी में श्याम आया, जवान और कम उम्र का लड़का जिसे मुझे पागलों जैसी मोहब्बत था। पर आज समझ आया कि उसको मुझे कोई मोहब्बत नहीं थी, वह तो किसी और को और काम से आया था। उसने तो एक तीर से 5 शिकार करने में किए थे, एक मैं और 4 मेरी जवान बेटियां। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सब लोगों ने रोका था, सब ने कहा था रानी तो पागल हो गई है, स्वार्थी बन गई है, सिर्फ मेरे अपने बारे में सोच रही है, अपने बेटियों के बारे में नहीं। मैंने कहा, लेकिन क्यों ना सोचूं अपने बारे में? मेरे पहले पति ने मुझे बहुत तंग किया, मुझे इंसान नहीं समझा। क्या मेरे सीने में दिल नहीं है कि मेरा इच्छा नहीं है? अगर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो तुम सबको क्या है? और शादी के बाद श्याम ने हमेशा मेरी बेटियों को अपनी बेटी ही समझा था, लेकिन यह सब कुछ एक नाटक था। वैसे तो उसका बहुत ख्याल रखता था, मैं तो भूल ही गई थी कि वह उसका बाप नहीं। इतना ख्याल तो उनके अपने बाप ने भी नहीं रखा, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि सौतेला बाप कभी अपने बाप की जगह नहीं ले सकता। मेरा कसूर यही था कि मैंने उसे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए कहते हैं
सब कभी एक जैसा नहीं रहता। मुझे सोचना था, गलती मेरी थी। वह वहाँ से चला गया और मैं अपनी बेटियों के सामने आ गई। मुझे देखकर वह हैरान रह गई और उसको पता चल गया कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने कहा कि तुम सबने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने रोते हुए कहा। वह कहता था कि तूने अपनी माँ को सब कुछ बताया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा, उसे ख़त्म कर दूंगा। हमेशा नहीं चाहते थे, क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई नहीं था, इसीलिए हम डर गए। उसने हमें कहा कि तुम्हारी माँ को बहुत आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ, और वह ऐसा कर भी सकता था। फिर सुषमा के साथ जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार भी यही है, और यह बहुत वक्त से हो रहा है। मैंने कहा तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था। तुम्हारा अपना बाप जैसा भी था, लेकिन डरपोक नहीं था, बहादुर आदमी था। तुम्हारे अंदर उसी का खून है। मेरी बेटियां बहुत रो रही थी। मैंने उनको कहा कि बस अब सब खत्म हो गया, मैं तुम्हें सबका बदला लूँगी, तुम फिक्र ना करो। उसने कहा आप क्या करोगे? मैंने कहा मैंने सोच लिया है मैं क्या करना है। तुम लोग अपना सारा सामान को अपने स्कूल जाने की तैयारी करो, क्योंकि हम यह शहर हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। 1 हफ्ता है तुम लोगों के पास, अपनी तैयारी करो, पर किसी को बताना नहीं। मुझे मेरी बेटियों ने कहा शहर छोड़ने से क्या होगा? मैंने कहा यह हमें तलाश कर लेगा, बस तुम लोगों को जो कहा है वह करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने जो वीडियो बनाई थी वह मेरे पास सबूत था। मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवानी थी और साथ ही उनका वीडियो भी देनी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने उसे ज़रूर पकड़ लेना था। मैं शहर छोड़ने की तैयारी कर लिया और अपनी बेटियों को समझा दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। श्याम को पता भी नहीं था उसके साथ क्या होने वाला था। वह बिल्कुल अनजान था। वह हम सब एक दूसरे के साथ थे। मैं बहुत तरह से सब कुछ कर रही थी, क्योंकि अब हम गलती नहीं कर सकते थे। पहले ही मुझसे बहुत गलती हुई थी। मेरी दोस्त जानती थी श्याम एक बुरा इंसान था। जब हमारे फेरे होने लगे तो उसने मुझे बताया कि अभी भी तेरे पास वक्त है, पर एक वक्त मैं पागल हो चुकी थी, क्योंकि मुझे कभी मोहब्बत मिली ही नहीं थी। इसीलिए जब इसने मुझे कहा कि मुझको हमेशा खुश रखेगा तो मैं यकीन कर लिया, क्योंकि मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मेरी बेटियों को अपनी बेटियां समझेगा। वह शुरू में ऐसा ही था। अभी हमारी शादी के 9 साल हुए थे। मुझ पर समाज ने अंगुली उठाई थी, कहा था इसको अपनी बेटियों का ख्याल नहीं है, बुढ़ापा में शादी कर रही है, बुढ़ी हो गई है लेकिन शादी कर रही है। किसी की बात को मैं नहीं सुनी और अपने आप को सही समझती थी, लेकिन मुझे लोगों की बातें सुननी चाहिए थी। हम समाज में रहते हैं तो हम इनकी बातें सुननी पड़ती है। मैंने जाने का इंतज़ाम कर लिया और पुलिस वालों को सारे सबूत दे दिए। जैसे ही हम अपने मोहल्ले की गली में निकल रहे थे, पुलिस की गाड़ी हमारे घर की तरफ जा रही थी और श्याम घर में अकेला था। पुलिस से बच भी जाता तो उसके लिए यह सज़ा काफ़ी था कि मैं उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मुझे पहले ही रात को नींद नहीं आती थी, अब तो बिल्कुल नहीं आती है। ऐसा लगता है मेरी बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है ना, श्याम ने नहीं, मैंने किया है। हम दूसरे शहर में आ गए। मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी करती है और मैं भी अपना काम अपना घर चलाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यह सब कुछ मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। अपने आप को बहुत बुरा भला कहती हूँ। रात को नींद नहीं आती है, बस ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। दिल करता है कि जान दे दें, पर अपनी बेटियों के लिए मुझे जीना है, उसकी शादियां भी करनी है और उनको अच्छी ज़िंदगी भी देना है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।